वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब नई युद्धों की खबरें सुर्खियां बन रही हैं, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानियों को वह ध्यान नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीनियों को भूखा मार रहा है और गाजा पर अनिश्चितकालीन कब्जे की बात बिना किसी शर्म के कर रहा है। फिर भी इस नरसंहार की कवरेज कम होती जा रही है। इसका एक कारण है भारत और पाकिस्तान। कश्मीर में हुई बर्बरता के बाद हुए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया है। वहीं घाना में न्याय अब जजों की बजाय रेडियो होस्ट्स द्वारा किया जा रहा है। हर बड़ी खबर बाकी खबरों से ध्यान खींचने की होड़ में है, गाजा भी इसी में शामिल है। लेकिन यह मानना स्वाभाविक होगा कि भूख से मरते बच्चों की तस्वीरें, जो एक दिन प्रतिदिन बिगड़ती मानवीय तबाही को दर्शाती हैं, सभी समाचार एजेंडाओं में शीर्ष पर होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा। इजरायली अधिकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शुरू होकर अब गाजा में फिलिस्तीनियों की जातीय सफाई, एथनिक क्लेंजिंग की खुलकर चर्चा कर रहे हैं। गाजा केवल घेराबंदी में नहीं है, बल्कि उसे खाली कराया जा रहा है ताकि वहां इजरायली बस्तियां बसाई जा सकें। यह एक युद्ध अपराध है जो दशकों से जारी दक्षिणपंथी विचारधारा का परिणाम है, जिसे अब मुख्य धारा बना दिया गया है और इजरायली न्यूज़ चैनल एक साउंड बाइट के जरिए नरसंहार की भाषा को सामान्य बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए यह गाजा थकान, गाजा फटीग का समय नहीं है। फिर भी कई अन्य कारणों के चलते बहुत सी न्यूज़ एजेंसियां दबा दी गई हैं। वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही हैं, चाहे वह तेल अवीव हो, वाशिंगटन या कोई और जगह। सत्ता से जवाबदेही नहीं ली जा रही। बेजल स्मोट्रिच इजराइल के वित्त मंत्री हैं और नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार में सबसे प्रभावशाली चरमपंथी आवाजों में से एक हैं। लगभग 60 वर्षों के गाजा पर अवैध कब्जे के बाद स्मोट्रिच अब इसे सही रूप में पहचानने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इजरायली नेतृत्व अब सच खुलकर कह रहा है, तो क्यों न इसे नरसंहार ही कहा जाए। घर तबाह, अस्पताल तबाह, स्कूल, चर्च, यूनिवर्सिटी सब नष्ट। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और मलबे में दबे लोगों को मिलाकर यह संख्या करीब 2 लाख हो सकती है। इजरायली गाजा को अपना मानते हैं, उन्हें केवल फिलिस्तीनी लोग नहीं चाहिए। इजराइल के नेतृत्व ने डीरेडिकलाइजेशन और कभी-कभी गाजा का डीनाजिफिकेशन की बात की है। लेकिन जब आप उनके बयानों को सुनते हैं, तो वह सबसे क्रूर और नाजी शासन जैसी भाषा का उपयोग करते हैं। यदि इजराइल डीनाजिफिकेशन की भाषा बोल रहा है, तो यह पूछना जायज है कि वास्तव में नरसंहार कर कौन रहा है। एक इजरायली मेयर ने कहा, गाजा में एक भी इंसान नहीं रहना चाहिए। इसे आउशविट्स म्यूजियम बना देना चाहिए। एक चैनल 14 के निर्माता ने कहा, गाजा को होलोकॉस्ट कर देना चाहिए। उसने यहां तक कहा कि उन्हें ट्रेनों और गैस चैम्बरों में डालना चाहिए। आज पूरा इजरायली मीडिया नरसंहार के पक्ष में खड़ा है। इजरायली मुख्यधारा मीडिया ने इस सोच को गढ़ने में बड़ा रोल निभाया है। जनता की सहमति बनाना, फिलिस्तीनियों का अमानवीकरण करना दशकों से चल रहा है। चैनल 14 सबसे आगे है, नेतन्याहू का प्रिय चैनल। इजरायली सरकार की नीति का मुखपत्र बन चुका है। यह चैनल अक्सर ऐसे पैनल चलाता है जहां वक्ता यह प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा अमानवीय और चरमपंथी बयान दे सकता है। जब कोई राज्य रंगभेद, अपार्थाइड से नरसंहार की ओर बढ़ता है, तो उसे अपनी जनता का समर्थन चाहिए होता है और इसके लिए ऐसे मीडिया मंचों की जरूरत होती है। चैनल 14 गाजा नरसंहार के लिए मुख्य उकसाने वाला चैनल बन चुका है। इजरायली मीडिया गर्व से तबाही की तस्वीरें दिखाता है, बच्चों की भूख से मौतें, पूरे इलाकों को उजाड़ना, यह सब उनकी कवरेज में है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज में गिरावट आई है, जो पूरी तरह से गलत है। इजराइल ने खाद्य और मानवीय सहायता को रोक दिया है। बच्चों सहित लाखों फिलिस्तीनी भूखे से भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। गाजा थकान नहीं, बल्कि मीडिया पर बड़े राजनीतिक दमन और दबाव की वजह से कवरेज रुकी है। जैसे 60 मिनट्स के प्रोड्यूसर को इस्तीफा देना पड़ा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया गया। हर बार जब गाजा की खबर आती है, मीडिया संस्थानों पर दबाव डाला जाता है। इजराइल केवल गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को चुप नहीं कराना चाहता, बल्कि दुनिया भर की आवाजें भी दबाना चाहता है। मैं इजरायली अखबारों से खबरें पढ़कर अमेरिकी या यूरोपीय पत्रकारों को भेजता, कहता केवल अनुवाद करो, लेकिन वे कभी छापते नहीं।
यह इतिहास का सबसे बड़ा, चुप्पी से फैलाया गया झूठ है। 99% घटनाएं दिखाई ही नहीं जाती। पश्चिमी मीडिया ने गाजा में स्थानीय फिलिस्तीनी पत्रकारों को काम पर नहीं रखा, जबकि यह उनका विकल्प था। यह केवल पोस्ट शेयर करने का समय नहीं है, बल्कि सत्ता के विरुद्ध ताकत इकट्ठा करने का है। इजरायली नेताओं को अब फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकी राष्ट्रपति समर्थन करते हैं या नहीं, उनका ध्यान मीडिया प्रभाव को कम करने पर है। लेकिन अगर सैकड़ों बच्चे भूख से मरते हैं, तो मीडिया फिर ध्यान देगा, विरोध बढ़ेगा। इसलिए यह सब धीरे धीरे और कैमरे की नज़रों से दूर किया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव न बने। अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चल रही युद्ध अपराधों के मामलों में कभी न्याय हुआ, तो कुछ न्यूज़ आउटलेट्स को वकील रखने पड़ सकते हैं, जैसा 1990 के दशक में रवांडा के रेडियो के साथ हुआ था। कुछ इजरायली और विदेशी यहूदी बोल रहे हैं, लेकिन जब इजराइल अपराधी की भूमिका में आ जाए, तो जो लोग चुप रहते हैं, उनका नैतिक आधार भी खत्म हो जाता है। भारत और पाकिस्तान एक ऐसी सैन्य झड़प में हैं, जो पिछले 50 वर्षों में सबसे तीव्र है। दोनों देशों के नागरिकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच घाना में लोग न्याय पाने के लिए रेडियो शो पर जा रहे हैं। इन शो में होस्ट खुद जज और जूरी बनते हैं। कोई वकील नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस शिकायतकर्ता, होस्ट और दर्शक। यह शो भावनात्मक और नाटकीय होते हैं, लेकिन असल दर्द के किस्से इनमें होते हैं। घाना की न्याय प्रणाली आम लोगों से दूर है, मुकदमे महंगे हैं और सालों तक चलते हैं। ऐसे शो लोगों को राहत और ध्यान देते हैं। कुछ शो जैसे सांको ने लाखों दर्शक बटोर लिए हैं। इन्हें मनोरंजन और न्याय दोनों का मिश्रण माना जा रहा है। होस्ट लोगों को नौकरी दिलाते हैं, आर्थिक मदद करते हैं और उनके दुख में भागीदार बनते हैं। हालांकि कई बार ये शो आपराधिक मामलों को भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के प्रसारित करते हैं, जैसे बलात्कार के मामलों में पीड़ित की पहचान दिखाना, जो कानून के विरुद्ध है। मीडिया रेगुलेटर के पास सीमित अधिकार हैं, केवल सलाह दे सकते हैं, एनफोर्समेंट की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इन शो की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि लोग न्याय होते देखना चाहते हैं, और यह मंच उन्हें त्वरित समाधान देता है। चाहे पेशेवर दृष्टि से इन्हें आलोचना मिले, पर जनता के लिए ये शो एक जरूरी जगह बन चुके हैं। और अंत में, गाजा युद्ध के दौरान मोबाइल फोन ने इस नरसंहार को लाइव दिखाया है। लेकिन वहीं एक 12 साल की फिलिस्तीनी बच्ची रहाफ अपने फोन में एक तस्वीर देख रही है, जो बताती है कि वह 7 अक्टूबर 2023 से पहले कैसी दिखती थी। उसकी कहानी वायरल तो हुई, लेकिन इतनी नहीं कि उन देशों को बदल सके जो गाजा में होने वाले अत्याचार का समर्थन करते हैं, और वे न्यूज़ चैनल जिन्होंने चुप रहकर खुद को शर्मिंदा किया है। वर्ल्ड क्राइसिस एक स्वतंत्र मंच है, जो विभिन्न स्रोतों से वैश्विक समाचार और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा करता है। हम यहाँ प्रस्तुत किसी भी समाचार रिपोर्ट या विचार की सटीकता, प्रामाणिकता या सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यक्त किए गए सभी विचार केवल उनके संबंधित लेखकों या स्रोतों के हैं। वर्ल्ड क्राइसिस बाहरी सामग्री में किए गए किसी भी दावे का समर्थन नहीं करता है और न ही उसकी पुष्टि करता है, तथा उसके उपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं है।